हेलो फ्रेंड्स, क्लासेज इन लॉकडाउन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बातचीत की थी विभव के बारे में। विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है, सेल विभव कितना होता है, अर्ध सेल विभव क्या होता है, इन चीजों के बारे में। आज अपन अर्ध सेल का विभव कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपने पास में मान लीजिए केवल एक अर्ध सेल है, कंप्लीट सेल नहीं है, केवल अर्ध सेल है। ये अर्ध सेल बना रखा है हमने को। कंप्लीट सेल होता है वो दो अर्ध सेलों से मिलकर के बना हुआ होता है, लेकिन अपने पास में केवल आधा ही सेल है, एक अर्ध सेल है। और मैं आपसे ये कहूं कि अपने को इस अर्ध सेल का मानक विभव ज्ञात करना है। इस अर्ध सेल का मानक विभव, तो अकेले अर्ध सेल का मानक विभव ज्ञात करना बहुत ही कठिन होता है। इसके साथ में अगर अपने पास में एक दूसरा अर्ध सेल और हो तो हम उन दोनों को जोड़ करके इसका विभव ज्ञात भी कर सकते हैं, लेकिन अकेले अर्ध सेल का विभव ज्ञात करना बहुत ज्यादा कठिन कार्य है। इसलिए हमने क्या किया है, अर्ध सेलों का मानक विभव, ध्यान रखिए मानक विभव की चर्चा कर रहे हैं। अर्ध सेलों का मानक विभव ज्ञात करने के लिए हमने एक युक्ति बनाई है जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या सामान्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये जो युक्ति बनाई है एक अर्ध सेल ही है ये, और इस अर्ध सेल का विभव हमने स्वेच्छा से 0.0 वोल्ट मान लिया है। हाइड्रोजन का अर्ध सेल बनेगा ये, और हाइड्रोजन का मानक विभव, हाइड्रोजन का इनोड 0 वोल्ट माना गया है कि हाइड्रोजन का मानक विभव 0 वोल्ट होता है। तो इसके सापेक्ष हम अन्य जो अर्ध सेल हैं उनका विभव ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो ये SH या NH किस प्रकार का बना हुआ होता है इसके बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन का अर्ध सेल बनाना है अपने को, यानी जो इलेक्ट्रोड है, विलियन है, ये अपन हाइड्रोजन के लगाएंगे। ये एक पात्र लिया है मैंने, और इसमें मैंने ये कांच की नलिका लगाई है। ये देखो क्यों लगाई है, ये भी आपको पता लग जाएगा। हाइड्रोजन का अर्ध सेल बना रहे तो यहां पर अपन कोई हाइड्रोजन का वैल्यू तो अपकट्टे भरेंगे, तो ये मैंने HCl का विलियन भर दिया यहां। और चूंकि मानक विभव निकालने के लिए बना रहे हैं अपनी, तो मानक विभव निकालने के लिए बना रहे हैं तो सांद्रता कितनी होनी चाहिए, इकाई होनी चाहिए। इकाई नॉर्मलता वाला HCl का जलीय विलयन हमने यहां पर बना करके और इस पात्र में भर दिया है। अब देखिए हाइड्रोजन का अर्ध सेल बना रहे हैं, जैसे आपने मान लीजिए डेनियल सेल बनाया था तो उसमें एक आधा सेल जिंक का था, तो उसमें हमने जिंक की छड़ी लगाई थी और जिंक सल्फेट का विलयन भरा था। यहां पर हमने हाइड्रोजन का विलयन भर दिया, लेकिन हाइड्रोजन की छड़ कैसे लगा सकते हैं, हाइड्रोजन तो एक गैस होती है। तो हाइड्रोजन गैस है तो उसकी हम इलेक्ट्रोड, उसका छड़ कैसे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो ध्यान रखना है, अगर आपके पास में ऐसा कोई तत्व आ जाए जिसके आप इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते, छड़ नहीं बना सकते, उस स्थिति में अपने को इलेक्ट्रोड लगाना होता है प्लेटिनम धातु का। बिल्कुल सबसे कम सक्रिय धातु है प्लेटिनम, इसलिए इलेक्ट्रोड हमेशा प्लेटिनम धातु। तो ये कांच की नली है और इस कांच की नली में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड फ्यूज किया हुआ है। ये प्लेटिनम का टुकड़ा है और ये ऊपर वायर के द्वारा जुड़ा हुआ है इस तरह से। ये प्लेटिनम का वायर है, ये नीचे प्लेटिनम का टुकड़ा है। तो ये यहां पर अपने लिए इलेक्ट्रोड का कार्य करेगा, बाहर अपन इससे वायर जोड़ देंगे। लेकिन रिएक्शन तो हाइड्रोजन की होनी चाहिए, बनाने को तो ये इलेक्ट्रोड अपने को हाइड्रोजन का बनाना था, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोड तो हाइड्रोजन का नहीं बना सकते, लेकिन रिएक्शन किसकी होनी चाहिए, हाइड्रोजन की ही। तो ये जो मैंने कांच की पाइप लगाई है इसमें हम हाइड्रोजन गैस इधर से प्रवाहित करेंगे, और ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडल दाब पर प्रवाहित करनी है। विलयन की सांद्रता एक नॉर्मलता होनी चाहिए, और हाइड्रोजन गैस जो प्रवाहित कर रहे हैं उसका प्रेशर 1 atm यानी एक वायुमंडल होना चाहिए। यह हो गई SH की बनावट, इस प्रकार का बना हुआ होता है। ये SH अपना अर्ध सेल बन करके तैयार हो गया। SH या आप इसको NH भी बोल सकते हैं।
अब इसकी सहायता से अपन जो अन्य अदर सेल होते हैं उनके मानक विभव निकाल सकते हैं इजीली, इसके साथ में जोड़ करके किसी भी अदर सेल का। जैसे आप इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी, देखिए इस प्रकार का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी भी सेल में दो अर्ध सेल होते हैं, उसमें से एक अर्ध सेल अपन ये लगाएंगे, दूसरा अर्ध सेल जैसे जिंक का आपको मानक विभव ज्ञात करना है तो जिंक का लगाएंगे। एक पर ऑक्सीकरण होता है, एक पर अपचयन होता है। एसएचजी में क्या होगा, ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों हो सकते हैं। अगर उसके सापेक्ष वो प्रबल अपचायक है तो इसका अपचयन ऑक्सीकरण होगा, और अगर प्रबल ऑक्सीकारक है तो इसका अपचयन होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप दूसरे किस सेल के साथ में जोड़ सकते हैं। यानी यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण भी संभव है और अपचयन भी। तो हो सकता है हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि हाइड्रोजन का अपचयन हो जाए। यानी ये उत्क्रमणीय विक्रिया होती है, सेल के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट होती है। ये ऑक्सीकरण विक्रिया अगर आप इसको एनोड की जगह लगा रहे हैं तो रिएक्शन इस प्रकार से होगी, और अगर आप इसको कैथोड की जगह लगा रहे हैं तो ये रिएक्शन अपोजिट हो जाएगी। H+ आयन वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे। इस तरह से इसकी रिएक्शन होती है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई और ये इसके अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन हो गई। इस प्रकार से इसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये हमने एक एसएचजी हाइड्रोजन का अर्ध सेल बना करके तैयार कर लिया है। अब इस अर्ध सेल की सहायता से हम किसी दूसरे अर्ध सेल का विभव ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको हम देखें, यहां कुछ उदाहरण के द्वारा देखते हैं। ये मान लीजिए अपना एसएचजी अर्ध सेल और ये इसमें बाहर वायर निकला। मान लीजिए अपने को जिंक अर्ध सेल का विभव ज्ञात करना है, तो आप यहां पर जिंक का अर्ध सेल लगाएंगे। ये जिंक अर्ध सेल हो गया, जिंक धातु की छड़ है, ये विलयन, और ये दोनों का आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये जिंक धातु की छड़ है, ये जिंक सल्फेट का विलयन। दोनों अर्ध सेलों को आपने संयोजित कर दिया। संयोजित करने के बाद में अपने को पता चलेगा कि इनमें से कौन से पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन से पर अपचयन। तब अपने को पता चलेगा कि ये एनोड है, ये कैथोड है, या ये एनोड है और ये कैथोड। वो अपने को जोड़ने के बाद में जब रिएक्शन होगी तब पता चलेगा। तो वो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। जैसे आपको ये दे दिया, साथ में सेल का निरूपण दिया हुआ है कि एसएचजी एवं जिंक अर्ध सेलों से निर्मित सेल का निरूपण निम्न प्रकार है। सांद्रता ध्यान रखिए, मानक विभव ज्ञात कर रहे हैं तो सांद्रता है वो कितनी रहेगी, इकाई रहेगी, 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता रहेगी। ये ध्यान रखना है आपने। ये अपने को इस सेल का निरूपण दे दिया। अब निरूपण से सबसे पहले अपन ये तय करेंगे कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। निरूपण में हमेशा जो पहले लिखा हुआ होता है वो एनोड होता है, यानी ये एनोड है, ऑक्सीकरण विक्रिया यहां हो रही। ये वाला क्या हो गया, एनोड हो गया। और जो बाद में लिखा हुआ है एसएचजी की रिएक्शन बाद में लिखी हुई है, अपचयन विक्रिया, तो ये क्या हो गया, यहां पर कैथोड हो गया। ये अपने को ध्यान रखिए, हमेशा निरूपण के द्वारा पता चलता है, निरूपण के द्वारा ये तय होता है। ये अपने को ध्यान रखना है आपको हमेशा। ये जो अर्ध सेल, जिंक अर्ध सेल को हमने एसएचजी के साथ जोड़ दिया, इस सेल का निरूपण इस प्रकार से, तथा ये जो हमने सेल बनाया है, इस सेल का मानक विभव, ये जो सेल है इसका अपने को मानक विभव, अभी आप इसका विभव या विभवांतर जो भी याद करना है, विभव मापी या वोल्टमीटर की सहायता से भी तो जोड़ सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो इसका मानक विभव अपने को 0.76 वोल्ट प्राप्त हुआ है। तो जिंक अर्ध सेल का मानक विभव ज्ञात कीजिए। इस तरह से अपने को इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएचजी जिंक से बना हुआ एक अर्ध सेल है जिसका निरूपण इस प्रकार से, एक एसएचजी अर्ध सेल, जिंक अर्ध सेल से एक हमने कंप्लीट सेल बनाया, सेल का निरूपण यह है, और कंप्लीट सेल का विभव 0.76 वोल्ट है। तो जिंक का मानक विभव कितना होगा, जिंक का मानक विभव कितना होगा ये बताना है अपने। देखिए कैसे बताएंगे। अपन ये जानते हैं कि इनोड सेल बराबर होता है इनोड कैथोड, कल ही देखा था हमने, माइनस इनोड एनोड। ये मान रख दीजिए। इनोड अपने को देखो निकालना क्या है, जिंक का मानक विभव, जिंक क्या है, एनोड, यानी अपने को इनोड एनोड का मान ज्ञात करना है। या यहां पर आप एनोड नहीं लिख करके जिंक लिख सकते हैं चाहे,
और यहां पर कैथोड किसका है, हाइड्रोजन का है, तो आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो अपने को मानव विभव निकालना किसका है, जिंक का। तो मैं पक्षांतर करके जिंक को इधर ले लेता हूं, इनोड जिंक, जिंक का मानक विभव बराबर कितना हो जाएगा, इनोड सेल माइनस इनोड H प्लस या H2, सॉरी ये अपोजिट हो जाएगा, इनोड हाइड्रोजन माइनस इनोड सेल। इसको अपन इधर लेके आए तो इनोड सेल को उधर लेके जाएंगे, तो ये जिंक का मानक विभव आ जाएगा इस प्रकार से। हाइड्रोजन का मानक विभव अपन जानते हैं कितना होता है, 0.0 होता है। हाइड्रोजन का मानक विभव हमने स्वेच्छा से मान रखा है 0.00, माइनस सेल का विभव कितना है 0.76 वोल्ट। तो जिंक का मानक विभव कितना आ जाएगा, माइनस के 0.76 वोल्ट। ये अपने पास में जिंक का मानक विभव प्राप्त हो गया। इस तरह से हम जिंक का मानक विभव निकाल सकते हैं। किसी भी अर्ध सेल जो अपने को दिया हुआ हो, उस अर्ध सेल का मानक विभव अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और देखिए, मान लीजिए कॉपर अर्ध सेल का मानक विभव निकालना है, तो ये मैंने कॉपर की छड़ लगाई और ये कॉपर सल्फेट का इकाई सांद्रता वाला विलयन भर दिया और दोनों अर्ध सेलों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में हमने देखा कि कंप्लीट सेल का जो मानक विभव है वो 0.34 वोल्ट है, ठीक है। और जो अपन ने सेल बनाया उस सेल का निरूपण देखिए कुछ इस प्रकार से है, कॉपर, ये इस प्रकार से निरूपण। तो कॉपर अर्ध सेल का मानक विभव ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। हाइड्रोजन अर्ध सेल को हमने पहले लिखा है, यानी ये इस बार कौन है, किसका काम कर रहा है, एनोड का, और कॉपर किसका काम कर रहा है इस बार, कैथोड का। चलिए सूत्र लगाते हैं। देखो इनोड सेल बराबर इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड। मान किसका ज्ञात करना आपको इस बार, कैथोड का मानक विभव। तो इनोड कैथोड बराबर हो जाएगा इनोड सेल माइनस इनोड एनोड। तो इनोड सेल 0.34 माइनस इनोड एनोड, एनोड का मानक विभव हाइड्रोजन का मानक विभव 0, तो आंसर आ गया प्लस में 0.34 वोल्ट। यानी कॉपर अर्ध सेल का मानक विभव प्लस में 0.34 वोल्ट होता है, जबकि जिंक अर्ध सेल का मानक विभव हमने देखा था माइनस में 0.76 वोल्ट होता है। इस प्रकार से हम SHE या NHE जो अर्ध सेल है इसकी सहायता से अन्य जो अर्ध सेल है, अन्य तत्वों से निर्मित अर्ध सेल, उनके मानक विभव हम निकाल सकते हैं, तय कर सकते हैं। परंतु जो SHE है उसके उपयोग में एक समस्या ये रहती है, देखो मानक विभव निकालना है तो SHE की जो सांद्रता है वो प्रयोग के दौरान स्थिर बनी हुई होनी चाहिए, एक नॉर्मलता 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। लेकिन जैसे आप सेल को जोड़ोगे तो सांद्रता में हमेशा परिवर्तन होगा। अगर एनोड है तो सांद्रता बढ़ने लग जाएगी, अगर कैथोड है तो सांद्रता घटने लग जाएगी। तो प्रयोग के दौरान एक तो सांद्रता स्थिर रहनी चाहिए और एक हाइड्रोजन गैस पर आप जो दाब डाल रहे थे वो भी स्थिर रहना चाहिए, एक वायुमंडल दाब। प्रयोग के दौरान ये दो समस्याओं का अपने को सामना करना पड़ता है। SHE या NHE का जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो इन दोनों चीजों का अपने को ध्यान रखना होता है। अभी मान लीजिए हमने SHE या NHE की सहायता से जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के मानक विभव ज्ञात कर लिए। अब यदि उन सभी तत्वों को मानक विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए, जैसे सबसे कम मानक विभव लिथियम का होता है। लिथियम धातु का मानक विभव सबसे कम होता है -3, माइनस का 3.05 वोल्ट होता है। इस तरह से धातुओं को अगर बढ़ते हुए क्रम में रखें तो एक कंप्लीट सीरीज का निर्माण हो जाएगा, श्रेणी बन जाएगी, और उस श्रेणी को कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी।
विभिन्न तत्वों को मानक विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने से प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण तत्व आप इसमें और ध्यान में रख सकते हैं जो नॉर्मली अपने काम में आते हैं। वो जैसे सबसे ज्यादा लिथियम का होता है, फिर उसके बाद में अगर आप याद रखना चाहें तो जैसे स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, इनके मानक विभव अपने को याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो जो भी तत्व होता है उसका मानक विभव हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। आपको मानक विभव रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिथियम का मानक विभव रटने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाएगा हमेशा दिया हुआ मिलेगा। तो फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको याद क्या रखना है, बस आपको केवल थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि कौन सा तत्व श्रेणी में पहले आ रहा है और कौन सा तत्व बाद में आ रहा है। सभी तत्व भी अगर नहीं ध्यान में रहे तो जो मेन तत्व हैं आप उनको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में जिंक, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप। फिर जैसे आयरन है, जिंक का ध्यान रखेंगे आप। एक मोस्टली जिंक है, ये डेनियल सेल में हमने यूज किया था, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे। फिर जैसे आयरन है, ये दो होते हैं, Fe+2 भी होता है, +3 भी होता है, ध्यान रखिए। Zn+2 है, Na+Ca+2 है, Sr+2 Li+ है, लेकिन Fe+2 और +3 दो होते हैं, तो ये ध्यान रखिए Fe+3 है। Fe+2 है वो इसके बाद में आता है, श्रेणी में इससे नीचे आता है। उसके बाद में जैसे Sn टिन धातु है, लेड है, ये वे धातु हैं जिनके मानक विभव के मान ऋणात्मक है, नेगेटिव है इनके सभी। हाइड्रोजन इनके बाद में आता है, हाइड्रोजन का मानक विभव 0 होता है और इन सभी धातुओं के मानक विभव हाइड्रोजन से कम है, यानी सभी के मानक विभव कैसे हैं, माइनस में है, ऋणात्मक, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में जैसे कॉपर+2 अभी निकाला था हमने, कॉपर+2 का प्लस में 0.34 वोल्ट होता है, प्लस में। इन सभी धातुओं के मानक विभव ऋणात्मक है। अब जो धातुएं आएंगी उनके मानक विभव कैसे आएंगे, धनात्मक प्राप्त होंगे। फिर जैसे Fe+2 का धनात्मक होता है, Fe+3 का मानक विभव ऋणात्मक है, जबकि Fe+2 का मानक विभव कैसे होता है, धनात्मक होता है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। सबसे लास्ट में जो तत्व आता है वो ध्यान में रखना है फ्लोरीन। सबसे पहला ध्यान में रखना है और सबसे लास्ट वाला, और बीच में जो मेन तत्व हैं वो मैंने लगभग लिख दिए हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। बाकी आप बुक में देख सकते हैं, ये पूरी श्रेणी बनी हुई है, 11th वाली बुक में भी मिलेगी आपको ये, और 12th वाली बुक में भी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। पूरी श्रेणी को रटने की कोई जरूरत नहीं है। जो जो तत्व है, जैसे अपने जिंक काम में आया है, Fe+3 है, Fe+2, Cu+2, इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कौन सा तत्व पहले आ रहा है और कौन सा बाद में आ रहा है। बस आपको केवल इनका यही ध्यान रखना है, ज्यादा इनके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जो तत्व शुरू में आ रहे हैं ध्यान रखिए वो सभी प्रबल अपचायक होंगे, और जो जितना बाद में आ रहा है वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक। नीचे जाने से ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है और ऊपर जाने से अपचायक क्षमता। जैसे अभी मान लीजिए हमने डेनियल सेल बनाया था, जिंक और कॉपर का, पहले हमने एक डेनियल सेल बनाया था इन दोनों का। तो श्रेणी में आप देख सकते हैं कि जिंक है वो प्रबल अपचायक है, ऊपर आ रहा है कॉपर से, और कॉपर है वो प्रबल ऑक्सीकारक है। तो उस सेल में आपने देखा होगा कि जिंक का एनोड बना था, जिंक का खुद का ऑक्सीकरण हुआ था, क्योंकि जिंक क्या है, प्रबल अपचायक है। जो अपचायक होता है वो दूसरों का ऑक्सीकरण करता है, खुद का क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो उस सेल में हमने देखा था कि जिंक का ऑक्सीकरण हुआ था और कॉपर का अपचयन हुआ था। बस ये यूज होता है इस श्रेणी का। जैसे मान लीजिए Fe+2 और Fe+3 है, इन दोनों का अगर आप अर्ध सेल बनाना चाहें तो Fe+3 इसका एनोड बनेगा और इसका कैथोड, इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका अपचयन होगा। ये ध्यान में रखना। लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है, फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक। बाकी आप श्रेणी में देख सकते हैं। ज्यादा कुछ अपने को ध्यान में नहीं रखना है, केवल ये मेन चीजें हैं, ये अपने को मेन तत्व इस श्रेणी में ध्यान में रखने हैं, और उनका यूज कैसे होता है बस ये ध्यान में रखना है। श्रेणी में जो पहले आ गया वो प्रबल अपचायक है। अपचायक होने का मतलब उसका अपचयन नहीं होगा, वो दूसरे का अपचयन करेगा। श्रेणी में जिस तत्व का मानक विभव जितना कम है
वो उतना ही प्रबल अपचायक है। सेल के दौरान वो एनोड का कार्य करेगा और उसका ऑक्सीकरण होगा। श्रेणी में जो तत्व जितना ज्यादा बाद में आ रहा है वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक। क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक, यानी वो दूसरों का ऑक्सीकरण करता है और उसका खुद का क्या होता है? अपचयन होगा। और वो अगर आप सेल बना रहे हैं तो उस सेल में कैथोड की जगह कार्य करेगा ज्यादा से ज्यादा। जैसे हाइड्रोजन का भी आपने जिंक के साथ बनाया था, तो देखिए जिंक का मानक विभव हाइड्रोजन से कम है, इसलिए जिंक का तो बना था एनोड और हाइड्रोजन का बना था कैथोड। और फिर जब कॉपर के साथ बनाया तो हाइड्रोजन वाला SH एनोड बन गया था और कॉपर क्या बना था? कैथोड बना था। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ये अपने इस तरह से काम में आती है। बस आपको ये चीजें इसमें ध्यान रखनी है। कंप्लीट श्रेणी है, अगर वो आप देखना चाहें तो वो आप इजीली बुक में आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो ये अपना SH कंप्लीट हो गया है। हाइड्रोजन का बना हुआ अर्ध सेल, हाइड्रोजन से एक अर्ध सेल बनाते हैं जिसका मानक विभव 0.0 वोल्ट होता है। उसकी सहायता से किसी भी दूसरे अर्ध सेल का मानक विभव ज्ञात कर सकते हैं। सभी तत्वों के मानक विभव हमने ज्ञात किए और उसकी एक श्रेणी बनाई। उस श्रेणी का नाम होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विभिन्न तत्वों को मानक विभव के बढ़ते क्रम में रखने से प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। फिर उसके बाद में आगे अपन सेल के विद्युत वाहक बल का मापन कैसे, मापन पढ़ने से पहले अपन ये देखेंगे कि जब मापन करते हैं तो उसमें अपने कुछ समस्याएं आती हैं EMF के मापन में। इसलिए अपन SH की बजाय के दूसरा सेल तैयार करेंगे जिसमें अपने को समस्याएं न हो। तो अगले वीडियो में देखेंगे अपन SH की जगह पर नया एक सेल तैयार करेंगे, मानक वेस्टर्न सेल बोलते हैं उसको। तो पहले अपन ये देखते हैं कि EMF के मापन में समस्याएं क्या क्या आती हैं। अगर SH से SH की सहायता से अगर विभव का मापन करना चाहें तो उसमें अपने को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, पहली समस्या तो यह है कि सांद्रता स्थिर नहीं रहती, जबकि विभव मापन के दौरान सांद्रता कैसी होनी चाहिए? इकाई होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। अब चूंकि सेल जब यूज में लेंगे तो सांद्रता लगातार परिवर्तित होती है, तो सांद्रता में जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो विभव है वो भी स्थिर नहीं रहेगा, विभव भी लगातार चेंज होता रहता है। तो अपन सटीक विभव का मापन SH की सहायता से नहीं कर सकते। नंबर 2, ये अनुत्क्रमणीय सेल होते हैं, यानी इनको वापस अपन रिवर्स नहीं कर सकते। अनुत्क्रमणीय अर्थात आप इनको केवल एक ही बार यूज में ले सकते हैं, जबकि यहां पर यूज लेने वाले सेल होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा उत्क्रमणीय होने चाहिए ताकि अपन उनको जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार यूज में ले सके। और नंबर 3, इसके ताप गुणांक का मान बहुत ज्यादा होता है। ये ताप गुणांक क्या होता है? टेम्परेचर में परिवर्तन के साथ सेल के विभव में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए आप कमरे के ताप पर किसी अर्ध सेल का विभव निकाल रहे हैं, कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है। अचानक से मान लीजिए गर्मी हो गई या सर्दी हो गई, कमरे के तापमान में मान लीजिए 25 से बढ़कर के 27 या 28 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो विभव पर बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, विभव पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसका। यानी उसी को बोलते हैं ताप गुणांक, कि टेम्परेचर में परिवर्तन होने से विभव पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो SH होता है इसके ताप गुणांक का मान बहुत ज्यादा होता है। अगर आप विभव ज्ञात करने के दौरान टेम्परेचर में किसी प्रकार का परिवर्तन हो गया तो फिर उस स्थिति में आप सेल का सटीक विभव है वो ज्ञात नहीं कर सकते। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अगले वीडियो में हम तैयार करेंगे मानक वेस्टर्न सेल या कैडमियम सेल भी बोलते हैं उसको, उसका निर्माण करेंगे। उसमें इन तीनों ही समस्याओं का समाधान किया गया है। सांद्रता भी कोई समस्या नहीं है, वो उत्क्रमणीय भी होता है और उसका ताप गुणांक भी बहुत कम होता है। तो मानक वेस्टर्न सेल के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।